हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया चैप्टर है अपना, जो एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर दिया है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो जो एनसीईआरटी में दिया है वो लॉज ऑफ मोशन दिया है, ठीक है। तो इसका पहला लेक्चर है आज। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक मास दिया होगा तो उसको पॉइंट मास मानेंगे और उस पर जितनी भी फोर्स लगेंगी उसको हम दर्शाएंगे चित्र में, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे इसमें, और इन पे जो भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो करवाएंगे, आज समझेंगे। जैसे ही पुल्ली के क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सब अप्लाई होंगे, ठीक है। और जैसे ये लेक्चर बड़े बना रहा हूँ तो सबके लिए, जैसे आईआईटी, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो पहले शुरुआत में बोर्ड वाले हैं, उसके बाद डिफिकल्ट होते जाते हैं, ठीक है, आईआईटी, जेई और नीट के, ठीक है। बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। तो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के मोशन के नियम है वो पढ़ रहे हैं अब हम। तो ये कब की बात है, ये है 1642 से 1727 की बात है, 1642 से 1727 की बात है, ठीक है। जब ये जो अपना मॉडर्न फिजिक्स है वो नहीं आई थी, एटम एटम इनकी बातें नहीं होती थी तब, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैसे पुल्ली वाले क्वेश्चन हो गए, चैन वाले हो गए, ठीक, और अपने कुछ बंदर लटके होंगे वैसे होते हैं। जैसे एच सी वर्मा सर ने अपने जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनमें दिया है बंदर वाले एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था अपना काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो इफेक्ट था, इफेक्ट मतलब बोले तो जैसे पोजीशन चेंज हो रही थी ना, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो ये एक प्रकार से इफेक्ट है ये वाला, जैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो इफेक्ट हुआ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो अपना किस कारण हुआ वो पढ़ेंगे, इसका कोज पढ़ेंगे। भाई कोज क्या है, पोजीशन चेंज तो होगी, क्यों हुई वो पढ़ेंगे हम। तो वो आता है अपना डायनेमिक्स में, ठीक है। डायनेमिक्स में आता है कोज, ठीक, क्यों हुआ। तो डायनेमिक्स में हम अब फोर्स पे बात करेंगे। कुछ फोर्स लगा होगा अपना, फोर्स के कारण उसकी पोजीशन चेंज हुई। अगर मान लेते हैं हम ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u और ये कुछ पहुंच गई यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v पे, ठीक है। तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो क्यों चेंज हुई, वो हुई फोर्स के कारण। पोजीशन चेंजेस ड्यू टू फोर्स, ठीक है। तो जो ये चैप्टर है अपना लॉज ऑफ मोशन, ये इर्द गिर्द घूमेगा फोर्स के, ठीक है। तो जो ये वाला चैप्टर, इसमें हम बातें करेंगे सिर्फ फोर्स की। तो यहाँ अगर फोर्स की डेफिनेशन लिखें हम यहाँ पे, तो फोर्स एक कॉज है ना, तो फोर्स इज ए कॉज which produces change in position, change in position, ठीक है। या फिर जो स्टेट को चेंज कर दे, चेंज इन पोजीशन, और विच चेंजेस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर दे या फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दे, वो फोर्स है। फोर्स इज ए कॉज विच प्रोड्यूसेस चेंज इन पोजीशन। जैसे ये अपनी पोजीशन ए थी, इनिशियल पोजीशन थी, ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये चेंज करने में जो कॉज लगा वो फोर्स है अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो इसकी मेनली 4 ब्रांचेज में डिवाइड है फोर्स। तो एक तो हो जाएगा अपना नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो दूसरा हो जाएगा अपना वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो तीसरा हो जाएगा अपना वो है वीक फोर्सेस, और जो फोर्थ वन हो जाएगा अपना वो न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा, NUECLEAR, न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर मेनली इनको देखो, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी भी ब्रांचेज हैं। जैसे पहला हो जाएगा उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो तीसरा हो जाएगा अपना वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जैसे सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, जैसे दो चार्ज होंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे दोनों को। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा तो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ भी रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो अपना चैप्टर है इसी में 11th में ही। तो इसका जो 8th चैप्टर है शायद ग्रेविटेशनल पे, एक अलग से ही चैप्टर है वो, तो उसमें पढ़ेंगे इनको। ये 11वीं का हो जाएगा ग्रेविटेशनल, और ये दोनों 12वीं के, तो उसमें पढ़ेंगे हम। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स देख लेते हैं अब। तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी 3-4 प्रकार की है। तो एक तो हो जाएगा इसका कॉन्टैक्ट टेंशन वाला, टेंशन फोर्स, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से। दूसरा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको करेंगे हम एन से रिप्रेजेंट। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा अपना स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ स्प्रिंग या फिर एफ एस पी, एफ एस पी, एफ एस पी। और जो फोर्थ वन हो जाएगा अपना वो हो जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं चारों, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। वीक फोर्सेज में आ जाएगा वंडरवाल फोर्सेज, तो ये है अपना केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इस जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसमें पढ़ाएंगे हम वंडरवाल फोर्सेज, वंडरवाल फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन रहता है वो वंडरवाल फोर्सेस होता है। और अब आ जाएगा अपना न्यूक्लियर फोर्स। जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन रहते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा ना, एटम एग्जिस्ट करता है तो एक न्यूक्लियर फोर्स रहता है जो कि उनको बाउंड करके रखता है प्रोटॉन प्रोटॉन को। तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है ये, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपनी प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस फोर्स, न्यूक्लियस में हो जाएगा ये वाला फोर्स। जैसे ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, इनका तो जिक्र होएगा आगे चैप्टर्स में। तो जो ये वाले हैं इनको देख लेते हैं हम कैसे क्या होते हैं ये। तो जो टेंशन होता है, जैसे ये कुछ बंधा है रोड, और रोड मान लेते हैं, फिर स्ट्रिंग मान लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग से कोई मास बंधा है m, तो इस पर हमें टेंशन बनाना है, बट जो टेंशन है वो लगेगा अपना स्ट्रिंग पे, रोड पे या फिर चैन पे। ठीक है, तो जहाँ पे हमें टेंशन निकालना है वहाँ पे एक छतरी रखेंगे और उसको अपोजिट में खोल देंगे। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे बनाना है हमें, तो इस साइड में छतरी को ओपन करेंगे हम, तो वो जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी टेंशन की, और टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जैसे एक ब्लॉक रखा है, तो ये एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस क्या आएंगे, एक ये जो अपने सरफेस है या फिर अर्थ सरफेस मान लेते हैं इसको, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इसके ऊपर, जो ब्लॉक है इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स है तो दो कॉन्टैक्ट होंगे तो लगेगा। ऐसे ही ये नॉर्मल जो ब्लॉक है ये लगाएगा धरती के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और एक इसका जो ये वाला है बॉक्स, इसका मास m है, तो एक जो फोर्स लगा हुआ है mg लगेगा नीचे, बट mg हमें दिखाना नहीं क्योंकि हमें पढ़ रहे हैं अभी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स देखेंगे तो एक ऐसे स्प्रिंग हो जाएगी, जैसे ये कोई स्प्रिंग है और यहाँ से कोई लटका है मास m, तो एक mg लगेगा इसका नीचे क्योंकि मास m है इसका, और तो रियोस्टेरिंग फोर्स लगेगा वो लग जाएगा इसके अपोजिट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा FSP स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और हो जाएगा अपना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो सबको पता ही है, जैसे ये अगर अर्थ सरफेस मान लो ये, और ये कोई बॉक्स है,
ठीक, और ये है रफ सरफेस, रफ सरफेस। ठीक, और हम इसको पुश कर रहे हैं इस साइड में एक्सेलरेशन ए से, तो इसको अपोज करने के लिए जो आएगा वो आएगा इस साइड में लग जाएगा, जैसे अपोजिट साइड में लग जाएगा फ्रिक्शन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा अपना फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन पे या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर या तो रिलेटिव मोशन हो रही हो उसको अपोज करेगा, या फिर संभावना हो होने की तो उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन। तो ये तो हो जाएंगे अपनी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, अब जो ये चैप्टर चलेगा ये सब इन्हीं पे बेस्ड रहेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स पे, क्योंकि ये जो वीक फोर्सेज है फिर वंडरवाल फोर्सेज है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहता है, ये केमिस्ट्री में आएगा, उसमें पढ़ाएंगे। न्यूक्लियर फोर्स भी केमिस्ट्री में आएगा, जब बोर मॉडल पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों उसमें पढ़ेंगे, और ये तो अपने फिजिक्स में ही है, 8वां चैप्टर 11वीं क्लास का, और ये दोनों 12वीं क्लास के हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने टेंशन फोर्स या फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस से। गॉट इट। तो जो ये अपने टेंशन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन हो गया या फिर स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब आएंगे जब हम ये अपने क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएंगे। जैसे ये टेंशन है, ऐसे लगाना ही है, ऐसे ये बस, इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें जैसे ये पॉइंट पे निकाला टेंशन, तो ये यहाँ पे रख के छाता खोल देंगे ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा अपना टेंशन। तो ऐसे बनाना है, जैसे डायग्राम दिया रहेगा उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन और ये सब बनाने हैं। ठीक है, बढ़ेंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ। तो यह है फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो FBD बनाने के लिए किसी बॉडी की, तो जो बॉडी को पहले हम दिखाएंगे पॉइंट मास से। बॉडी को दिखाना है पॉइंट मास, पॉइंट मास। अगर इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे इंक्लाइंड प्लेन वाले ले लेता हूँ एक, और ये इस पे रखा है एक ब्लॉक मास m का। ठीक है, तो इसमें जो मास m है इसकी FBD बनानी पड़ेगी, तो FBD को पहले हम रखेंगे पॉइंट मास। तो जैसे इसको अगर दिखाऊं तो ये रख दिया मैंने पॉइंट मास। ठीक है, मास m का है ये। तो जो अब है दूसरा क्या है, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट तो हो गया, बॉडी को पॉइंट मास दिखाएंगे। दूसरा हो जाएगा अपना रिप्रेजेंट all the forces acting on it, ठीक है, जो मास पे लग रहे हैं वो सारे फोर्स दिखाने हैं। जैसे मास पे ये वाला है, एक तो लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं बना देता हूँ, ये तो लगेगा अपना एक नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस यानी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और क्या लगेगा, एक बॉडी का वेट करेगा डाउनवर्ड वर्टिकली, तो एक हो जाएगा अपना वर्टिकली डाउनवर्ड mg। और कोई फोर्स और कोई लग नहीं रहा, क्योंकि स्मूथ सरफेस बोल दिया तो फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं। तो जो बॉडी अपनी ये बॉडी को पहले पॉइंट मास दिखाएंगे और उस पर लगने वाली फोर्सेस को देखेंगे। जैसे एक तो ये लगेगी, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लगा देंगे इस पर, तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन। और एक हो जाएगा अपना वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक, तो जैसे एक ये जो ब्लॉक है ये लगाएगा, ये जो इंक्लाइंड ब्लॉक है इस पे भी लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बट वो नहीं लेना हमें लेना जैसे जो बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं वो लेने हैं हमने। जैसे बॉडी पे अगर मैं मान लूँ ये जो मास m है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी लगाएगा, ब्लॉक है जो, तो वो फोर्स हमें शो नहीं करना। ठीक, हमें शो करना है ओनली जो लगेगा बॉडी पे। ठीक है, और जो इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर सेलेक्टिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेलेक्टिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
जैसे अगर मान लेते हैं हम ये जो ब्लॉक है ये एस्केलेटेड मोशन में डाल दें हम इसको किसी डब्बे में बंद करके और डब्बे को रख दें गाड़ी पे, तो एक फोर्स और लगेगा इसके फिर पीछे, स्यूडो फोर्स जो कहेगा कहलाएगा। ठीक है, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट भी आएगा इसी चैप्टर में ही। ठीक है, तो पहले हमें सेलेक्ट करना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस फोर्सेस के लिए, टू शो फोर्सेस, या फिर सेलेक्टिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू शो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। तो जो ज़्यादातर लिया जाता है वो ग्राउंड वाला फ्रेम लिया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज ग्राउंड फ्रेम। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक और दिखाऊं मैं, इसमें एक पुल्ली वाला ले लेते हैं। तो ये जैसे अपना एक पुल्ली लटकी हुई है और इसके यहाँ पे मास लटका है M1 और यहाँ पे लटका है मास M2। ठीक है, और ये जो पुल्ली है ये है मासलेस। ठीक, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देखते हैं। जैसे ये तो एक तो हो गया M1 का जो FBD बना रहे हैं, FBD फॉर M1, FBD फॉर M1, तो इसको पॉइंट मास से दर्शाएंगे, पॉइंट मास दर्शा दिया। और इस पे लगने वाली फोर्सेस यानी एक तो हो जाएगी M1G वर्टिकली डाउनवर्ड जो ग्रेविटी लगाएगी ये, और एक हो जाएगा जैसे यहाँ पे देखना तो हमें एक ऊपर की तरफ हो जाएगा टेंशन, यानी टेंशन T हो जाएगा एक, तो टेंशन T हो जाएगा। और जो M2 के लिए है पॉइंट मास बनाएंगे उसका, एक तो हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड M2G और एक हो जाएगा अपना T1 T हो जाएगा ये भी, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो सेम है। जैसे ये वाली स्ट्रिंग है ये इधर घूम के यहाँ पे आ रही है, तो सेम स्ट्रिंग तो सेम टेंशन। ठीक, तो ये वाला टेंशन दोनों पे लगेगा M2G और कुछ फोर्स है नहीं है। अगर यहाँ पे पुल्ली की वो बनाए हम, तो पुल्ली को पॉइंट मास से छोड़ेंगे और एक लग रहा है इस पे T और एक और लग रहा है T, यानी 2T लग रहा है नीचे। जैसे मैं ये बताऊं, यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ नीचे T और यहाँ से देखेंगे तो एक यहाँ पे नीचे T। ठीक, और ये वाले जो है इस पे कितना लगेगा, इस पे लगेगा 2T, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रिंग होगी। ठीक, तो जो अलग स्ट्रिंग है तो इसकी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगा, एक ऊपर की ओर लगेगा अपना T डैश बोल देता हूँ इसको, तो T डैश की वैल्यू हो जाएगी 2T। अगर ये मास लेस हुई तो, अगर मास लेस नहीं होगी तो क्या होगा, जब मास लेस नहीं होगी तो इसका कुछ मास होगा तो ये रेडियस भी होएगी, तो जो टॉर्क इफेक्ट आएगा अपना, टॉर्क इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। जैसे टाउ रोटेशनल मोशन में आता है अपना, टाउ एक प्रकार से फोर्स है रोटेशनल मोशन का, और जो आई है वो अपना मास की तरह। जैसे F इज इक्वल टू एम में लिखूँ मैं, तो F इज इक्वल टू एम ए। रोटेशनल मोशन में क्या है, जो फोर्स है फोर्स की जगह आया अपना टाउ, मास की जगह आया आई, और एस्केलेरेशन की जगह आया अल्फा, एंगुलर एस्केलेरेशन। और जो आई की वैल्यू है वो होती है mr²। ये जो 7वां चैप्टर आएगा अपना उसमें डिटेल में पढ़ना है इनको। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एस्केलेरेशन, टाउ, टॉर्क, तो ये एक प्रकार से टॉर्क इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको भी काउंटर करना पड़ेगा हमें। जैसे m हो जाएगा इसका मास, अब तो हमने मास लेस माना तो मतलब मास 0, तो ये आई 0 हो जाएगा और अल्फा के साथ गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा इसका 0। अगर ये मास लेस ना हुआ, m हुआ यहाँ पे, तो इसका कुछ टॉर्क भी बनेगा, तो टॉर्क को काउंटर करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए जो ये पुल्ली है इसमें मास लेस मानी जा रही है। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसके बाद कहानी सारी चेंज हो जाएगी। जैसे उसमें टाउ आ जाएगा अपना, टॉर्क आ जाएगा उसमें, फिर उसको काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अपना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तब तक बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हो सकती। या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, या मोशन में है तो फिर मोशन में रहेगी। ठीक है, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी जब तक कि टोटल जो नेट फोर्स है वो 0 है तब तक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखूं अगर, तो वो हो जाएगा इफ द वेक्टर सम या फिर नेट फोर्स। ठीक है, वेक्टर सम को नेट फोर्स भी बोल सकते हैं। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या फिर बॉडी
एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल या बॉडी इज 0, then the body या फिर particle, then the body will remains unaccelerated. ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, रेस्ट वाली रहेगी रेस्ट में, और जो मोशन में है वो रहेगी मोशन में। तो उसकी जो स्पीड है और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, और डायरेक्शन भी, एंड डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर जैसे मान लेते हो कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे पड़ी रहेगी ऐसे ही। अगर वो मोशन में है, मान ले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है वो, तो 5 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा अपना, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फोर्स लगेगा, तो यहाँ फोर्स की कुछ वैल्यू हो जाएगी जो कि जो अपना लॉ है इसको वॉयलेट करेगा। ठीक है, इफ द वेक्टर सम या फिर नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, अगर 0 हुआ तो ये सारी बातें सच हैं। ठीक है, अनएस्केलेटेड रहेगी, मोशन में तो है मोशन में ही रहेगी, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। जैसे 5 से 6 कर दिया ये नहीं हो सकता, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी, मान लो सर्कुलर मोशन करवा दी उससे, तो ये सब नहीं हो सकता उसमें। तो ये कहता अपना फर्स्ट लॉ। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एफ वेक्टर एफ नेट बराबर है 0, देन ए नेट भी रहेगा अपना 0 के बराबर। ठीक है, इफ एफ नेट बराबर है 0 तो एक्सेलरेशन भी उसका 0 रहेगा, या तो वो मोशन में रहेगी उतनी मोशन में, स्पीड ना स्पीड चेंज होगी ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, या फिर वेक्टर f1 प्लस f2 प्लस वेक्टर f3 और प्लस एंड सो ऑन बराबर है 0, देन ए बराबर हम कह सकते हैं 0 है, ये नेट बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, देन ए नेट बराबर है 0। तो ये था अपना वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी 0, देन इट विल बी एन अनएस्केलेटेड फ्रेम। ठीक है, अनएस्केलेटेड रहेगी ये। अगर एफ नेट 0 है तो उसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है वो बॉडी। ठीक है, एफ नेट बराबर 0, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में लिखेंगे ई क्यू बी। ठीक है, ई क्यू और बी शॉर्ट में। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, मतलब ये स्टेबल है, ऐसे जैसे है वैसे ही रहेगा ये। तो इसकी एफ बी डी बनाएंगे हम, तो जो 5 kg का है उसकी एफ बी डी बना लेते हैं, एफ बी डी 5 kg की, या फिर इसको हटा देता हूँ, एफ बी डी है 5 kg की, तो ये है 5 kg का, 5 kg। तो एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा इसका वेट, तो ये हो जाएगा 5g, मास हो जाएगा 5 kg, mg होता है 5g हो जाएगा। और एक है ये, जैसे अगर यहाँ पे बनाऊँ मैं तो एक टेंशन आएगी ऊपर, T2 बोला हमने, तो इसको ऊपर की ओर T2 हो जाएगा। ठीक है, ये है T2। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे नेट फोर्स इस पे 0 है तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, ना ये नीचे जाएगा ना फिर ये ऊपर जाएगा, तो T2 बराबर हो जाएगी इसके 5g के। तो T2 बराबर हो जाएगा अपना 5g,
जी की वैल्यू अगर 10 मान लूँ तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, अब बनाएंगे हम 2 kg के वेट वाली। ठीक है, इसकी एफबीडी बनाएंगे 2 kg के। तो ये मान लेते हैं 2 kg का है, तो एक तो हो जाएगा 2g नीचे की तरफ। ठीक है, एक हो जाएगा अपना, जैसे अगर यहाँ पे छतरी रखें हम और ऊपर की तरफ खोल लें तो एक हो जाएगा T1 बोला इसको हमने, तो ये हो जाएगा अपना T1। और एक यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे खोल लेंगे छतरी को तो ये नीचे की ओर खिल जाएगी, तो एक T2 है ये, क्योंकि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो इसमें स्ट्रिंग दी है T2 हमने, तो एक नीचे लगेगी T2 की फोर्स। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं T2। अब क्या है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जो जहाँ पे है, जैसे 2 kg यहीं पे है तो यहीं पे रहेगा, ना 1 सेंटीमीटर नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो जो T1 है वो दोनों को बैलेंस करेगी। अब तो T1 बराबर हो जाएगा T2 और प्लस 2g। जी की वैल्यू अगर 10 मानेंगे तो T1 अपना हो जाएगा T2 आई है अपनी 50 और प्लस 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा अपना 70 न्यूटन। होना भी चाहिए जो T1 70 न्यूटन, जैसे 5 तो है, 5 भी इसी के साथ ही लटका हुआ है मान लेते हैं। अगर इस पे कितना जोर पड़ रहा है, जोर ज़्यादा पड़ रहा है ना इस पे, या टेंशन ज़्यादा ही रहेगी। 2 kg का भी है और 5 kg का भी है, इसी से लटका हुआ है। और 5 kg वाले पे इस पे क्या है, इसमें इस पे सिर्फ 5 kg लटका हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते एक और नीचे होता तो इस पे और जोर बढ़ जाता, इस पे और होता तो इस पे और टेंशन बढ़ जाती। अगर मान लेते यहाँ पे 10 kg का और लटका होता तो यहाँ पे भी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती। ठीक है, और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा रहती फिर, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो 3 जो वेट है उनका सपोर्ट करती रहती है, जैसे अब 2 को कर रखा है। ठीक है, इसलिए ये 70 न्यूटन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा अपना 50 न्यूटन। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, जैसे ये वाला स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितनी होगी, एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास m इफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे ये मास है ये इक्विलिब्रियम में है, इंक्लाइंड प्लेन पे है जैसे, और ये बंधा हुआ किसी स्पोर्ट से, या फिर दीवार लगा लेते हैं इसको। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है कितनी रहेगी और नॉर्मल रिएक्शन बताना है मास पे कितना रहेगा। तो मास m का FBD बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये मास m माना तो इस पर लगने वाली फोर्स देख लेते हैं कौन कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं पहले। एक तो इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा मास m का mg, तो ये हो जाएगा अपना mg, और ये तो हो जाएगी टेंशन T। और एक जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड ब्लॉक, जैसे ये वाला ब्लॉक है ये लगाएगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन मास m पे, तो ये लगा देता हूँ कुछ नॉर्मल रिएक्शन इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है ब्लॉक। अब जो हम करेंगे इसमें, जैसे x इसकी जो एक्सिस हैं वो ही चेंज कर देंगे। ठीक, जैसे हमने इंक्लाइंड प्लेन पे करा था, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन देखे हो तो उसमें हमने ये चेंज करे थे एक्सिस इसके। तो इस जो अपने, हालांकि इसमें जो ये वाले हैं जो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक्सिस चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर रहते हैं अपने एक दूसरे के, तो ये नॉर्मल और ये अपना टेंशन ये दोनों भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसके अलोंग हम चेंज करेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे और इसको एक्स एक्सिस मानेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट मास जो मास है इसकी FBD बना रहा हूँ पॉइंट की, तो ये तो हो जाएगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और एक लगा है अपना कुछ इस प्रकार से टेंशन T, और एक लगा है अपना नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। और क्वेश्चन में ये वाला एंगल दिया है थीटा। ठीक है, तो ये लिखना भूल गया था मैं, तो थीटा दिया है। अगर ये वाला थीटा है और ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। और ये इसको अगर खींचूं मैं ऐसे, जो नॉर्मल है इसकी सीधी रेखा में खींचूं तो ये वाला एंगल बनेगा अपना थीटा। या फिर जैसे ये थीटा ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg कोस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा लिया जाएगा। जैसे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को बना रहा हूँ बार, तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल है अपनी, ये है थीटा और ये है mg। ठीक, और ये हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये रहेगा क्योंकि ये थीटा है ना,
ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एम जी का ये वाला जो थीटा वाला कंपोनेंट है ये वाला, ये हो जाएगा एम जी कोस 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होता तो एम जी कोस थीटा इसी तरफ होते हैं ना, जिस तरफ एंगल रहता है उधर तरफ कोस आता है, तो ये हो जाएगा एम जी कोस और 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर में जाएगा इसका ये वाला हिस्सा आएगा, वो आएगा एम जी साइन 90 माइनस थीटा। तो जो ये वाला आएगा ये आ जाएगा एम जी साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है, जैसे एम जी कोस 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज होएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा ये वाला पूरा। तो इसको मैं लिखूँ अगर, तो ये हो जाएगा अपना एम जी साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब चेंज होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा तो कोस में चेंज हो जाएगा, ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा, एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला जो हो जाएगा एम जी का ये वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा अपना एम जी साइन थीटा, और जो ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा। ठीक है, फिर हम इसको एम जी को मिटा सकते हैं। तो जो ये वाला है अपना, ये वाला जो कि टेंशन और ये 180 डिग्री बना रही है एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना एम जी साइन थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा अपना एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो ये एम जी है इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट ले लिए हमने। ठीक है, तो अब ये बताया हमने जो m है वो इक्विलिब्रियम में है, तो ना तो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, ना उछल रहा है, ना इसमें जो ब्लॉक है इसमें धंस रहा है ये। ठीक है, तो जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है वो हो जाएगा एम जी कोस थीटा के बराबर, यानी नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और टेंशन बराबर हो जाएगा अपना एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा अपना, अगर थीटा दे देगा, मान लो 37 डिग्री दे दिया तो कोस 37 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो अपना नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, मास भी दे देगा और टेंशन भी अपनी आ जाएगी, अगर थीटा साइन थीटा रख देंगे तो यहाँ पे, तो ये हमारे हो जाएंगे इसके आंसर। तो एक ऐसा जो मास और ये जो दे रखा होगा ना थीटा, वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड थीटा टी एंड एन इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये 5 kg का मास है, ये 3 kg का मास है, पुल्ली से लटका हुआ है, ये 90 डिग्री है थीटा, तो थीटा टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बताना है हमें। तो सोल्यूशन, जैसे अगर देखें हम, जो ये 3 kg है इसका एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा जो इसका वेट रहेगा, अगर 3 kg का FBD बनाएं, या फिर ये 3 kg का नीचे 3G, और एक इसकी रहेगी टेंशन ऊपर T, तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी, तो ये भी रहेगी T, और एक रहेगा 5 kg का यानी 5G नीचे। ठीक है, और एक जो ये ब्लॉक है इसका ये वाला, ये लगाएगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जैसे 3 kg का है तो यहाँ पे FBD बना लेते हैं हम, तो ये 3 kg का 3 kg, तो एक तो हो जाएगा 3G हो जाएगा अपना नीचे 3G, और ऊपर हो जाएगा अपना टेंशन T। तो ये इक्विलिब्रियम में है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो T बराबर हो जाएगा 3G के, तो G की वैल्यू अगर सामान्य हम, तो T अपना हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, ये T का आंसर हो जाएगा। अगर N का देखना है हमें, N के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये है अपना 5G है, इसका ये वाला 90 रहेगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, इसके अलोंग हो जाएगा अपना 5G साइन थीटा, जो कि पिछले वाले में करवाया है। तो 5G वाला की बना लेते हैं, पहले जो 5 है उसकी FBD बनाते हैं। 5G वाला है ये 5G, एक तो है इसका टेंशन T, और एक है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन N, और एक इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे mg होता है तो mg साइन थीटा ये होता है, और mg कोस थीटा ये होता, तो ये हो जाता अपना mg कोस थीटा यानी 5G और कोस थीटा, और ये हो जाता अपना 5G और साइन थीटा। ठीक है,
तो अगर हमें टेंशन की वैल्यू तो मिल गई, जैसे टेंशन 30 न्यूटन आया अपना, तो टेंशन अब जैसे ये वाला ब्लॉक है ये भी इक्विलिब्रियम में है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ना ये ऊपर उड़ रहा है ना फिर ये ब्लॉक में धंस रहा है। तो ये हो जाएगा अपना ब्लॉक। तो जो t बराबर होएगा 5g साइन थीटा के, तो t बराबर हो जाएगा अपना 5g और साइन थीटा। तो टेंशन कितना है 30 है, तो 30 बराबर हो जाएगा 50 और साइन थीटा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा 3/5। तो साइन थीटा बराबर है 3/5। ऐसे अगर कोस थीटा निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो कोस थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अगर नहीं समझ में आया एक ऐसे हुआ तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि 37 डिग्री वाली या फिर 53 डिग्री वाली बनती है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये थीटा और ये 90, तो ये बनेगी अपनी 4, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोस थीटा हो जाएगा। अब जो 5g कोस थीटा है n के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर है 5g कोस थीटा। तो n बराबर हो जाएगा 5 × 10 और इंटू 4/5 कोस थीटा, यानी ये हो जाएगा 4/5। तो 5 से 5 मर जाएगा और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो आएगा 40 न्यूटन। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन आ गया अपना, थीटा भी आ जाएगा, जैसे थीटा बताना था ना, तो साइन थीटा 3/5, यानी ये जो छोटा एंगल तो छोटी भुजा, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो 37 डिग्री थीटा है अपना 37 डिग्री, और टेंशन आई अपनी 30 न्यूटन, और जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो आया 40 न्यूटन। तो ये हमारे इसके आंसर आएंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब अपना न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या कहता है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर इसको अगर इक्वेशन के तौर पे लिखें तो डेल्टा पी और अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टी पे यहाँ पे है टाइम, ठीक है। तो जैसे अपने पास मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और फोर्स अप्लाइड करने के बाद क्या हुआ, जो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v, ठीक है। इनिशियल तो u है और फोर्स अप्लाइड के बाद हुई इसकी v, और इसका मास तो है ही m, तो इसका मास लिख देता हूं मैं m। तो जो मोमेंटम होता है p वो होता है m इंटू v, जो इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। जैसे बॉडी के जो बॉडी है इसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो p इनिशियल कितना हो जाएगा, p इनिशियल अपना हो जाएगा m और u, और p फाइनल कितना हो जाएगा m और v हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या बोला है यहाँ पे, फोर्स बराबर है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो जो फोर्स हो जाएगा अपना वो हो जाएगा डेल्टा p यानी p फाइनल और माइनस p इनिशियल, और डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा t। तो दिस इम्प्लाइज जो फाइनल वाला है वो है एम वी, तो एम वी और माइनस का हो जाएगा एम यू और डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा टी। अगर मास कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, तो v और माइनस u और डिवाइड बाय डेल्टा t। तो ये जो आएगा ये अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी के चेंज होने पे जो आता है अपना एक्सेलरेशन आता है। तो जो फोर्स की वैल्यू लिखें अगर, तो फोर्स हो जाएगा अपना एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है।
तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन सर का, वो है F इजिकल टू एम ए। तो रियल में तो फोर्स है ये वाला, जो इसका न्यूटन सर का लॉ है वो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी v बढ़ी, तो मास तो है सेम ही, ठीक है। एक बार इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और देखेंगे, जब जो वेलोसिटी है वो नियर बाई हो जाए किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, तब क्या होएगा, तब मास चेंज होने लगता है, मास बढ़ जाता है स्लाइटली, ठीक है। तब उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मास कम होएगा तो मास को कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल सकते ना हम तो बाहर नहीं निकाल सकते। उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे हम क्या आएगी अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। और जो अपना ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो अगर उसकी स्पीड कंपैरिजन में नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के, तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला ये दिया था, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, तो जो अपना न्यूटन सर का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी और अपॉन डेल्टा टी। ये बोलता है अगर मान लेते हैं छोटे टाइम के लिए है अगर, तो छोटे टाइम के लिए क्या हो जाएगा, dp छोटा सा मोमेंटम और डिवाइड बाय dt छोटा सा टाइम के लिए, ठीक है। तो p जो होता है अपना, p होता है mv मास इंटू वेलोसिटी। तो F इज इक्वल टू होगा d और p है mv, तो mv की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और डिवाइड बाय हो जाएगा dt, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है अब mv का, m भी कांस्टेंट नहीं है और v भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना m एज इट इज और dv बाई dt और प्लस v एज इट इज dm बाई dt, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा अपना m dv बाई dt और प्लस v dm बाई dt। अब यहाँ पे मास भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, तो अगर मास चेंज हो रहा है और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर मास कांस्टेंट होएगा तो F इज इक्वल टू एम ए वाला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इसके दो केस बनेंगे, एक तो हो जाएगा अपना रॉकेट प्रपल्सन और एक हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इर्द गिर्द बराबर हो जाए या लगभग, ठीक है। तो उसमें दो केस बनेंगे, देखते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं जिसमें मास कांस्टेंट नहीं रहता, दो बता रहा हूँ इसका। जैसे अगर रॉकेट प्रपल्सन देखें हम, तो एक रॉकेट बना लेते हैं और उसमें क्या है, जो पीछे से वो स्मोक छोड़ती रहती है ना, ये जो उसका फ्यूल है वो बर्न होता रहता है, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से है, तो ये फ्यूल बर्न होएगा, मास फ्यूल बर्न हो रहा मतलब मास डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, या फिर मास चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए लगा नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि मास यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं। तो इसके लिए जो अपना अप्लाई होगा वो होएगा F इज इक्वल टू डेल्टा पी और अपॉन डेल्टा टी, तो ये लग जाएगा सब जगह, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस और एक है अपना स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ नियर बाई हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो है 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड, और अगर v देख लें हम, v हो जाए जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है 10 की शक्ति 6 मीटर पर सेकंड, और यह v बराबर हो जाए 10 की शक्ति 7 मीटर पर सेकंड। इस केस में आएगा अपना जो एक्चुअल मास होएगा वो बराबर हो जाएगा m नॉट और डिवाइड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के। तो ये है एक्चुअल मास और ये हो जाएगा अपना रेस्ट मास। मान लेते अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे रेस्ट मास अपना 50 kg है और स्पीड मान लो इतनी पहुंच गई अपनी नियर बाई इसमें, तो एक्चुअल मास कुछ बढ़ जाएगा, जैसे 50 से 55 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो मास एक्चुअल मास रहेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा जब स्पीड जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए या कंपैरिजन हो जाए सी के, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, मतलब उसके कंपैरिजन में हो जाए, ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इसी पर ही डिपेंड है, स्पीड ऑफ लाइट उस पर। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कोई भी अपना वेलोसिटी नहीं ले सकता, कोई भी पार्टिकल हो। जैसे इलेक्ट्रॉन की है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10 की शक्ति
6 मीटर पर सेकंड। अगर इलेक्ट्रॉन का रखा जाएगा तो ये कुछ बढ़ा हुआ मास मिलेगा उसका। अगर इसका एग्जाम्पल मान लें तो v मान लेते हैं c/2 के बराबर हो गया, ठीक है, इसकी हाफ हो गई है। तो देखते हैं हम एक्चुअल मास कितना हो गया। तो एक्चुअल मास बराबर हो जाएगा रेस्ट मास और अपॉन 1 माइनस c²/4 और c² हो जाएगा नीचे और इसको रह जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। ये वाला अंडर द रूट यहाँ पे 1 माइनस v², तो v की जगह c²/4 हो जाएगा ये, और ये वाला c² तो है ही ये, तो c² से c² मरेगा और 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 बन जाएगा ये। तो इसको अगर आगे लिखूँ तो m0 और इंटू √4 और बाई √3 बन जाएगा। तो जो ये √4/√3 यानी 1 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है, मतलब एक से बड़े फैक्टर से कोई मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल मास हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा रेस्ट मास। तो यहाँ इस केस में क्या है, रेस्ट मास है, जो एक्चुअल मास है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस केस में भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हमें ये वाला ही यूज करना पड़ेगा, या जो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बताई है वो वाली यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे अब, ठीक है। ये तो अपना था रॉकेट और रॉकेट प्रपल्सन और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट के इर्द गिर्द हो जाए, मतलब इसके कंपैरिजन में हो जाए बस, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया है हमें फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये वाली बॉडी दी है और ये एक सरफेस पे दी है, ठीक है। तो ये सरफेस बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो हमने फोर्स कुछ इस प्रकार से लगाएगा एंगल थीटा पे, ठीक है। तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, तो इसके अलॉन्ग हो जाएगा एफ कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसकी जो मास एम है इसकी एफ बी डी बना देता हूँ। तो मास एम है, एक फोर्स लगेगा नीचे डाउनवर्ड एम जी और एक लगेगा आगे एफ कोस थीटा और एक लगेगा ऊपर एफ साइन थीटा, ठीक है। और कोई फोर्स लगेगी? हाँ, एक लगेगी नॉर्मल रिएक्शन इससे। जैसे ये जो सरफेस है ये मास एम पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जो एफ बी डी बनाते हैं वो ऑल दी फोर्सेस दर्शाते हैं किस पे, जो लगने वाली है मास एम पे। जैसे मास एम पे लगने वाली फोर्सेज हैं, एक तो एफ साइन थीटा इसका कॉम्पोनेंट आएगा वर्टिकली वाला, एक इसके लॉन्ग वाला कोस थीटा, एक डाउनवर्ड इसका एम जी और एक इसका नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और क्या है, जैसे जो ऊपर ना जा रही बॉडी ना नीचे जा रही, तो ये दोनों मिलके एम जी को बैलेंस करेंगे, या फिर एम जी बैलेंस होएगा दोनों के मिला के, ठीक है। तो एम जी बराबर हो जाएगा नॉर्मल और प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। और क्या है, जैसे ये वाला फोर्स है तो ये वाला फोर्स इसको खींचेगा आगे, तो एस्केलेशन भी इधर ही होएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एस्केलेशन। तो एस्केलेशन हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइड बाई मास, तो ए हो जाएगा अपना एफ नेट और डिवाइड बाई मास। तो एफ नेट कितना है, कौन सा जो फोर्स है वो इसको खींच रहा है, तो एफ कोस थीटा आएगा, तो एफ कोस थीटा और डिवाइड बाई एम हो जाएगा अपना, ये एस्केलेशन हो जाएगा और वो अपना नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगर नॉर्मल की बात करें यहाँ पे तो ये बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये नॉर्मल भी आ गया और अपने पास आ गया एस्केलेशन भी, ठीक है। आंसर और आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें फाइंड करना है नॉर्मल रिएक्शन एंड एस्केलेशन ऑफ, जो दोनों ब्लॉक हैं इसका एस्केलेशन क्या होएगा, ठीक है। तो जैसे ये एफ फोर्स से हम इसको ढकेल रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे, मतलब एस्केलेशन इसी डायरेक्शन में होएगा, तो ये भी एस्केलेशन ए और इसका भी ए ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है, साथ में है। तो पहले M1 वाले की एफ बी डी बना लेते हैं। जैसे एफ बी डी बनाने के लिए पॉइंट मास दर्शाएंगे, तो एक रहेगा डाउनवर्ड M1G और एक रहेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा ये, तो इसको N बोल देता हूँ मैं, या N डैश बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला सरफेस M1 पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, एक हो गया फोर्स लग रहा है इस पे F, तो ये हो जाएगा अपना फोर्स F और एस्केलेशन भी इधर ही है, ठीक है। और कोई लग रहा है जैसे कि मास M2 इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इधर वाला, तो जो इस साइड लगेगा उसको बोल देता हूँ SN डबल डैश, या फिर N2 बोल देता हूँ उसको, क्योंकि सेकंड मास नहीं लगाया है ये,
ठीक है। तो और कोई फोर्स लगेगी, 4 ही फोर्स, जैसे F1 तो हमने लगाई है, F तो लगाई है हमने, और N डैश मतलब जो सरफेस लगा रहा है, M1G मतलब जिसका ग्रेविटी लगा रही है नीचे, ठीक है, और एक्सप्रेशन भी इधर ही होएगा। तो जो N डैश है वो बराबर हो जाएगा M1G के, तो N डैश बराबर हो जाएगा M1G के। और क्या है, जैसे एक्सलेरेशन इधर ही है तो F नेट यही होएगा क्योंकि इधर ही जा रहा है, तो F में से N2 जाएगा, तो ये तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एक जाएगी F2 सॉरी F माइनस का N2 बराबर हो जाएगा M1A के बराबर। F नेट बराबर है मास इंटू एक्सलेरेशन, F इज इक्वल टू ma, वही लगा रहे हैं। जैसे नेट फोर्स क्या है, तो फोर्स ये ज़्यादा है, एक्सलेरेशन इधर ही हो रहा है, तो जो F है उसमें से N2 जो नॉर्मल रिएक्शन मास M2 लगा रहा है इस पर, तो वो घट जाएगा, बराबर हो जाएगा M1A के। ठीक है, इसको दूसरी इक्वेशन दे देता हूँ। अब देखते हैं M2 के लिए, तो N2 के लिए क्या करेंगे, N2 के लिए भी हम एक FBD बनाएंगे। जैसे M2 है तो ये हो जाएगा M2G डाउनवर्ड, और एक हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N3 बोल देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये अलग ही रहेगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वो है, तो सरफेस लगाएगा इस पर N3। और क्या हो जाएगा, और कौन सी फोर्स लगेगी, जैसे ये N3 अलग रहेगा ना, क्योंकि ये जो सरफेस है M2 पे अलग फोर्स लगाएगा, M1 पे अलग लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये N1 ही होता तो मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होती, सेम तो हो नहीं सकती क्योंकि जो N है वो Mg और इसके बराबर आ रहा है ना, तो M1 अलग है M2 अलग है, ठीक है, इसलिए अलग फोर्स लगेगी N3। और कौन सी, और जैसे F है ये M2 पे नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट में है वो है M1, तो जो F फोर्स है वो M1 पे ही लग रही है। फिर भी आगे बढ़ रहा है कैसे, जो M1 लगा रहा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, जैसे नॉर्मल रिएक्शन अक्कर्स इन पेयर्स में अक्कर होते हैं ना, तो M2 ने M1 पे लगाया कितना N2, तो M1 भी उस पर लगाएगा N2, तो N2 की वजह से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये फोर्स बढ़ेगा N2। वो फिर से समझा देता हूँ, देखो जैसे पहले वाला मास है इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, मान लेते हैं जो सरफेस है ये लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन N1 बोल दिया मैंने उसको, ठीक, और एक इसका जो ग्रेविटी लगाएगी M1G वेट वाला, ठीक, और क्या है जो ये वाला ब्लॉक है ब्लॉक 2 वो लगाएगा इसके नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि कांटेक्ट में दोनों कांटेक्ट में आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये मान लेते हैं इसको N2 दिया हमने, जो कि इसको धकेलना चाहेगा ये पीछे, तो ये N2 बोल दिया हमने, और M1 भी इस पे N2 ही लगाएगा, ठीक है, तो वो आगे की तरफ जैसे ये दिखाया मैंने, जो ये वाला जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है वो पेयर्स में अक्कर होता है, तो ये दोनों सेम बॉडी है, टच तो सेम हो रहा है, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दोनों का सेम होएगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे जो ब्लॉक है तो ब्लॉक पे जो सरफेस लगा रहा है N1 बोल रहा, तो जो मास M है वो भी ब्लॉक जो इस पे सरफेस है इस पे लगा रहा है अपना N1 ही, ठीक है, बट हम जो FBD बनाते हैं वो बनाते हैं जो मास M पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, न कि जो मास M जिस पे लगा रहा है वो नहीं करते हम, जो जितने फोर्स मास पे लग रहे हैं वो हम FBD में काउंट करते हैं। तो जो M1 है वो इस पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, इसकी वजह से ये बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही है दूसरे वाले का, तो एक्सेलरेशन भी इधर है, और जो N3 हो जाएगा वो M2G के बराबर हो जाएगा, तो N3 बराबर हो जाएगा M2G, और एक हो जाएगा N2 बराबर हो जाएगा M2A, ये वाला M2 है ना M2, तो M2 है ये भी M2G, ठीक है, इसको 3 नंबर दे देता हूँ, और ये वाला हो जाएगा अपना 4 नंबर, ठीक है। तो जैसे दूसरी और चौथी को करेंगे हम, तो N2 बराबर हो जाएगा, तो N2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो N2 आएगा इधर प्लस हो जाएगा, तो M2A प्लस M1A, ए कॉमन हो जाएगा, और F बराबर आ जाएगा अपना M1 प्लस M2 और इंटू A, तो F बराबर हो जाएगा M1 और प्लस M2 और इंटू A, ठीक है, तो A बताना होगा तो हम F बाई M1 प्लस M2 कर देंगे, ठीक है, A बराबर हो जाएगा अपना F बाई M1 प्लस M2, ठीक है, ये एक्सक्लेशन हो जाएगा अपना। और नॉर्मल रिएक्शन पूछे थे, नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों निकालने पड़ेंगे, जैसे M1 दे देगा तो वो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे G से, तो M डैश हो जाएगा जो कि ऊपर N डैश हो जाएगा जो कि ऊपर लगा हुआ है, N3 के लिए क्या करेंगे M2 दे रखा होगा G से मल्टीप्लाई कर देंगे तो N3 आ जाएगा, तो सारे नॉर्मल रिएक्शन आ गए और एक्सक्लेशन हो गया।
ठीक है, एक्सक्लेमेशन हो जाएगा F/m1 प्लस m2। समझे? तो इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पढ़ाई पढ़ते रहो बस, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड ऑल नॉर्मल फोर्सेस एंड एक्सलेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाया हमने वो 18 न्यूटन का लगाया है, 2 kg का, 3 kg का और 4 kg का ब्लॉक है, और ये सरफेस है अपना, ठीक है। तो हमें बताना नॉर्मल रिएक्शन कितना होएगा और एक्सलेशन क्या होएगा। जैसे सारे कांटेक्ट में है, ये सब कांटेक्ट में है, तो इन सब की एफबीडी बना लेते हैं। जैसे 2 kg वाले की तो एफबीडी बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, जी 10 माना हमने, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2g लिखेंगे, उसके बजाय 20 कर दिया मैंने, ठीक है। और एक ऊपर लगेगा, मान लेते हैं N2 बोलता हूँ उसको। जैसे 2 kg है तो जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, N2 बोला मैंने उसको। जैसे 3 पे लगाएगा तो N3 बोलूँगा, 4 पे लगाएगा तो N4 बोलूँगा उसको, ठीक है। और क्या है, और 2 kg पे फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का, तो ये आ जाएगा 18 न्यूटन का। और एक्सलेशन इसका इधर ही है, क्योंकि तीनों एक्सलेशन सेम होंगे, सारे कांटेक्ट में है, तो ए और ए, सबका एक्सलेशन ए रहेगा। इस पे 18 का लगा, और कुछ लग रहा है, और लग रहा है जो 3 kg का लगाएगा इसके ऊपर इधर वाला फोर्स, तो उसको बोल देता हूँ मैं N3। तो ये हो जाएगा अपना N3, नहीं बोलेंगे इसको, डैश बोल देते हैं, ठीक है। 3 तो इसके लिए मैं रखा हुआ है, जैसे ये ब्लॉक आएगा तो इस पर जो सरफेस लगाएगा वो N3 लगाएगा, तो उसके केस में लगूंगा मैं। तो जो ये 3 वाला इस पे ब्लॉक लगा रहा है 2 पे, वो है N डैश बोला मैंने। जैसे 4 लगाएगा इस पे तो N डबल डैश बोलूँगा उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना एक्सलेशन इधर है, तो 18 माइनस N डैश बराबर हो जाएगा MA, तो M है 2, तो यहाँ पे देखें अगर तो N2 बराबर हो जाएगा 20 के, 20 न्यूटन। और क्या होएगा, 18 माइनस N डैश बराबर हो जाएगा MA, M तो है 2 और A है अपना, A लिख दिया यहाँ पे मैंने A, ठीक है। ये इक्वेशन 1। अब बनाते हैं, तो ये 2 की थी, अब 3 kg वाली बनाते हैं, ठीक है। तो 3 kg की एफबीडी बनाएंगे, तो एक तो हो जाएगा 3g यानी 30, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30, और एक रहेगा इसके ऊपर N3, तो N3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। और क्या रहेगा, जैसे 2 kg है वो इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा, N डैश बोला था यही, क्योंकि जो अक्कर होते हैं ये पेयर में ही होते हैं। जैसे 3 kg ने इस पे लगाया तो 3 kg ने 2 पे लगाया, तो 2 वाला भी 3 पे सेम ही लगाएगा N1, तो आगे की ओर बढ़ेगा वो, तो 3 kg का बढ़ेगा वो बढ़ेगा आगे की ओर N डैश की वजह से, ठीक है। तो N डैश हो जाएगा अपना, जैसे N3 तो हो जाएगा 30, N डैश कितना हो जाएगा, N डैश लग रहा है और एक्सलेशन भी इधर ही है, ठीक है। तो N डैश और बराबर हो जाएगा M इंटू A के, ठीक है, क्योंकि N डैश की वजह से ये आगे बढ़ रहा है, तो N डैश हो जाएगा MA, M है 3 और A तो हमें निकालना है, तो M की जगह 3 रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक फोर्स और लगेगी ना, जैसे 4 kg लगाएगा 3 kg पे, 3 kg पे देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3 kg वाला, तो एक और लगेगी यहाँ पे, बोल देता हूँ मैं N डबल डैश, तो N डैश माइनस N डबल डैश बराबर होएगा 3A के, यहाँ पे गलती हो जाती है अभी, ठीक है। तो N डैश और माइनस N डबल डैश बराबर हो जाएगा 3A के, तो इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब 4 kg वाला देखते हैं, तो ये 4 kg, एक तो हो जाएगा 4g यानी 40 हो जाएगा नीचे की तरफ, और एक हो जाएगा N4, ठीक है। और क्या होएगा, जैसे 3 kg है, ये 4 पे लगाएगा अपना कौन सा, N डबल डैश, तो N डबल डैश की वजह से वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो N डबल डैश बराबर हो जाएगा 4A, क्योंकि M है अपना 4 और फोर्स कितनी, नेट फोर्स कितनी है, N डबल डैश ही आगे की ओर, तो N डबल डैश बराबर हो जाएगा MA, F इजिकल टू MA वाला, तो N डबल डैश 4A हो जाएगा, तो यहाँ पे 4A की वैल्यू रखेंगे तो N डैश हो जाएगा 7A, ठीक है। 7A यहाँ पे रखेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9A बराबर हो जाएगा 18 के, ठीक है। तो ऑन सोल्विंग 1, 2 एंड 3, तो इसको मैं 3 नाम दे दिया, ठीक है। 1, 2, 3 को सोल्व करने पर जो A आता है वो आता है 18/9 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। और जो सेपरेट निकालने थे, जैसे ऑल नॉर्मल फोर्सेस निकालने थे, तो एक तो n2 तो हो जाएगा 20 और n4 हो जाएगा अपना 40 और n डैश निकालना है अब। और n जैसे a की वैल्यू 2 आई है तो n डबल डैश कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो n हो जाएगा अपना, सर करेक्शन, जो n डैश आएगा वो फोर्स है, तो 4 दूनी 8, 8 न्यूटन का आ जाएगा ये। और ए आया है अपना 2, तो 3 दूनी 6 और ये कितना आया 8, 8 से 14 हो जाएगा n डैश। तो सारे नॉर्मल फोर्सेस आ गए। जैसे अगर मैं देखूँ तो n2 बराबर है 20 न्यूटन और n3 बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन, n4 बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, और एक था नॉर्मल डबल डैश वाला n डबल डैश, जैसे ये वाला था n डबल डैश, तो n डबल डैश आया 4a, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 न्यूटन। तो ये हो जाएगा बराबर 8 न्यूटन। और एक है n डैश, वो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 8 रखेंगे और 6 ये हो जाएगा क्योंकि 2 है ना a, तो 3 दूनी 6 और 2 6 और 8 14, तो n डैश हो जाएगा अपना 14 न्यूटन। ठीक है, जैसे ये मास हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन है, तो जो फोर्स आया अपना वो आया है, जो n डबल डैश आया वो 8 न्यूटन। और ये सारे ही आ गए, जैसे ऑल द नॉर्मल फोर्सेज आए थे, तो ये इतने नॉर्मल फोर्स आ रहे हैं और अपना एक्सेलरेशन भी आ गया इसका। जैसे अगर इसको हम देखें n डबल एस, ये तो फोर्स है, तो 4 ये मास है, तो kg लिखा जाएगा यहाँ पे, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अपना न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन की दूसरी वो है ये यूनिट, तो न्यूटन फोर्स की, और एक हो जाएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास का kg और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन बोला जाएगा। ठीक है, तो सारे फोर्स हो गए, सारे एक्सेलरेशन भी हो गए सबका, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इसके। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं से, यहीं पे पढ़ाई करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, कल मिलेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसी से शुरुआत करेंगे उसकी। ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट।